नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र एवं अ, उनकी परिस्थिति एवं असंतुलन। तो देखिए, फेडरर्स जैसे विद्वान जैसे हड़प्पा सभ्यता के इस स्थिति के समस्या के रूप में नगर एवं निवासियों के खाल एवं ज़रूरत के हिसाब से लगाया गया था। उसमें गणना की गई थी इन क्षेत्रों में नगर एवं निवासी इन क्षेत्रों में ग्राम निवासियों तथा उनकी उपज जो है 80% खपत स्वयं करता है और लगभग 20% बाजार में बिकने के लिए छोड़ते थे। अधिक कृषि की यह प्रतिमान पहले भी विद्यमान रहा होता तो मोहनजोदड़ो जैसे नगर, जिसकी आबादी लगभग 35,000 खाद्यान्न उगाने के लिए बहुत बड़ी संख्या थी। ग्रामों की आवश्यकता थी कि फेयर सर्विस की गणना के अनुसार इन अधिक शुष्क एवं क्षेत्रों का नाजुक परिस्थितियों का संतुलन इसलिए बिगड़ रहा था क्योंकि इन क्षेत्रों में मनुष्य की जो है मवेशियों और आबादियों की अपर्याप्त जंगलों एवं खाद्यान्नों और ईंधनों के स्रोत को तेजी से समाप्त कर रही थी। हड़प्पा नगर निवासियों किसान की पशुकरण की सम्मिलित आवश्यकताओं को इन क्षेत्रों में सीमित उत्पादक क्षमता से अधिक थी। इसलिए मनुष्य और पशुओं की बढ़ती हुई आबादी के कारण जिसे अपर्याप्त स्रोतों का सामना करना पड़ रहा था। परिदृश्य का ह्रास का था। जंगल और घास के मैदानों में धीरे धीरे लुप्त होने जाने के कारण अब अधिक अधिक बाढ़ आ रही थी और अधिक सूखा पड़ रहा था। जीविका इस आधार पर नष्ट हो जाने के कारण इस सभ्यता को समाप्त अर्थव्यवस्था पर बहुत दबाव पड़ा। लगता है कि धीरे धीरे उन क्षेत्रों को बचने के लिए यहाँ जीविका के बेहतर संभावनाएं। यही कारण है कि हड़प्पा समुदाय सिंधु से गुजरात की और पूर्वी क्षेत्र में चले गए। आलोचना अब तक जिन सिद्धांतों पर चर्चा हुई उन सभी के फेयर सर्विसिंग के सिद्धांत सर्वाधिक युक्त लगता है, लेकिन संभवतः नगर और नियोजन जीवन के स्तर पर कार्मिक ह्रास एवं हड़प्पा के निवासियों जीविका का आधार समाप्त हो जाने के कारण यह ह्रास की प्रक्रिया आसपास के समुदाय के आक्रमण तथा और छापों से पूरी हुई। यद्यपि पर्यावरण संकट के सिद्धांत में कुछ समस्या है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि की उर्वरता के बाद सहस्राब्दियों के तक बनी रही इसी क्षेत्र में भूमि की क्षमता समाप्त होना प्रकलन उचित सिद्ध नहीं होते हैं। साथ ही हड़प्पा निवासियों की जरूरत की गणना में अल्प सूचनाएं पर आधारित है। हड़प्पा निवासियों की जीविका जो संबंधित अपेक्षाकृत गणना करने के लिए काफ़ी अधिक और सूचना अपेक्षित है, उसी तरह से इस प्रकार से हड़प्पा निवासियों की आवश्यकताओं के बारे में अपर्याप्त सूचना पर आधारित गणना तब तक एकमात्र प्रकलन ही रहेगी जब तक इसके पक्ष में और अधिक साक्ष्य न जुटाया जा सके। हड़प्पा सभ्यता के आविर्भाव के नगरों एवं कस्बे एवं गांवों, शासकों, किसानों, खानबदोशों के बीच हड़प्पा के नाजुक संतुलन था। इनके पड़ोसों के क्षेत्र में उन समुदाय से भी दुर्लभ थे, लेकिन महत्वपूर्ण संबंध थे कि इस प्रकार उनका समकालीन सभ्यता एवं संस्कृति से संपर्क बिना हुआ था। इसके अतिरिक्त हम प्रकृति के साथ संबंध के लिए पारिस्थितिक घटक पर विचार करना होगा। संबंधों में इन श्रृंखलाओं के कोई भी कड़ी टूटने से नगरों की ह्रास पथ परास्त हो सकता था। परंपरा के बाद भी जीवित रही। कहता है, सिंधु सभ्यता के अध्ययन करने वाले विद्वान अब इसके ह्रास के कारण नहीं खोजते। इसका कारण है कि जिन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन 1960 के दशक में क्या था उनका मत था कि सभ्यता का अंत अचानक हुआ। इन विद्वानों ने अपने कार्य नगर तथा नियोजन की बड़ी संरचनाओं के अध्ययन पर ही केंद्रित किया था। ऐसी समस्या जैसे हड़प्पा नगरों के समकालीन गांवों से संबंध और हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न
के नियंत्रण एवं अनदेखी कर दी गई थी। जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के कारण के संबंध में नियंत्रण की अनदेखी कर दी गई थी, इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के कारणों के संबंध में वाद विवाद अधिक से अधिक अमृतपूर्ण बनाता था और 1960 के दशक में अंतिम चरण में जाकर ही मालिक और पौशाला जैसे विद्वान अपने हड़प्पा परस्पर नियंत्रण एवं विभिन्न पहलुओं को केंद्रित किया। इन अध्ययन में परिणाम हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के कारण अपेक्ष कहीं अधिक उत्तेजित निकले। यह सत्य है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उनके निवासी खाली कर रहे थे और नगर और चरण समाप्त हो गए थे। यद्यपि हम हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण भौगोलिक परस्पर एवं परिक्षेप में देखें तो काफ़ी बस्तें उसी पुरानी शैली में चलती देगी। पुरातात्विक दृष्टि से यह परिवर्तन ध्यान देने योग्य है कि बस्तियों तो खाली कर दी गई, पर अधिकतर बस्तियों का हराइश जारी है। यद्यपि एक रूपलेखन, मुहावरा, बाट एवं मिट्टी के बर्तन परंपरा समाप्त हो गई, दूर दराज की बस्तियों के बीच घनिष्ठता अंतःप्रक्रिया वस्तुएं नष्ट हो गए। अन्य शब्दों में नगर एवं केंद्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्यकलाप समाप्त हो गए। इस प्रकार परिवर्तन आए वे केवल नगर चरण की समाप्ति के ही एक छोटे छोटे गांव और कस्बे तब ही बने रहे थे। इन स्थानों पर पुरातात्विक खोज में हड़प्पा सभ्यता के अनेक तत्व मिले हैं। कहता है सिंध में अधिकतर स्थानों पर मृदभांड एवं परंपरा के कई अंतर नहीं दिखाई पड़ते हैं। वस्तु गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के क्षेत्रों में भूकालों के निवासों में प्रवासी कृषि समुदाय के बड़ी संख्या में आविर्भाव हुआ। इस प्रकार परिक्षेप में नगर चरण के समुदाय को बहुत बड़ी संख्या में आविर्भाव हुआ। इस प्रकार क्षेत्रीय परिक्षेपण नगर चरण के बाद काल समृद्ध गांवों के काल था, जिसमें नगर चरण एवं मुकाबले कहीं अधिक गांव थे, और यही कारण है कि विद्वान आज संस्कृति परिवर्तन, क्षेत्रीय प्रवासन और बसने और जीविका तंत्र में प्रारूपण नियंत्रण जैसे विषय पर चर्चा करते थे। यद्यपि कोई भी प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में प्राचीन भारतीय सभ्यता नष्ट होने के बाद में बात नहीं करता है, जबकि गंगा घाटी के अधिकतर नगरों की ह्रास हुआ। आइए देखें नगर चरण की संपत्ति के बाद किसी भी प्रकार के पुरातात्विक अवशेष विद्वान थे। सिंधु में अमारी और जौहंदरों में झाकार जैसे हड़प्पा कस्बों के लोग ऐसे ही रहते थे जैसे पहले रहते थे। वे ईंटों के मकान में रहते थे, उन पे सुनियोजित विन्यास त्याग दिया था और विभिन्न प्रकार के मृदभांड का उपयोग में ला रहा थे, जिसे झूरकर मृदभांड कहा जाता था। यह पांडुभांड थे जिनमें लाल स्त्रक एवं स्लिप थी और जिसे काले रंग की चित्रकारी थी। हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि विकसित हड़प्पा एवं मानदंड विकसित हुई थी और जो है इसीलिए इसे कोई ना कोई चीज़ नहीं जाना चाहिए। झोंकर के कुछ विशिष्ट धातु की वस्तुएं मिली है जो ईरान के साथ साथ व्यापार के संबंधित सूचक हो सकते हैं और इससे अधिक इस वस्तु के बात की संभावना प्रदर्शित करते हैं कि ईरानी अथवा मध्य एशिया के प्रभाव कालों प्रवासी का बड़ी संख्या में आगमन हुआ। दंड विकार एवं कुल्हाड़ियाँ जैसे तांबे पिंड जिनके शीर कुंडलकार अथवा अलंकृत थे जैसे वस्तुओं यहाँ मिली और वैसी ईरानियों बस्तियों में भी मिली। कहता है पत्थर अथवा प्रकाशित वस्तुओं को खोलकर वस्तु मोहर और आकाशीय प्रसाधन जहार सिंधु के पश्चिम की संस्कृति से संपर्क सूचक भारतीय ईरान सीमांत प्रदेश। कहता है सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र में बलूचिस्तान और
बलूचिस्तान और भारत ईरानी के सीमित प्रदेशों में से उन लोगों के रहने के लिए प्रमाण मिले जो कि ठेकेदार एवं ताम्र मोहर और ताम्र दंड के विचार कुल्हाड़ियों इस्तेमाल करते थे। शाही टंफ मंडगाट एवं नसोरो जैसे परेक जैसे स्थलों पर लोगों के ईरान से आगमन और संपर्कों के परिणाम मिलते हैं। दुर्भाग्यवश बस्तियों का काल निर्धारण एवं अभी तक स्पष्ट रूप नहीं किया जा सकता। पंजाब हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र में ऐसे अनेक बस्तियों की सूचना मिली है जहां नगरों के ह्रास के बाद भी लोग वहां उसी प्रकार पुराने तरीके से रहते आ रहे हैं। यद्यपि मानदंड एवं परंपराओं के पर हड़प्पा सभ्यता के प्रभाव को धीरे धीरे क्षीण हो रहा था और स्थानीय मानदंड और परंपराओं की सभ्यता मानदंड परंपराओं को पूरी तरह से स्थान पर लिया गया। इस प्रकार के क्षेत्रों में प्रादेशिक परंपराओं को अनुरक्षण बने रहने के से नगर के रूप में ह्रास का प्रतिबंध होता गया। मिथिल एवं रोपड़ा श्रीवल एवं के साथ स्थल पर सुप्रसिद्ध बड़ा और शीशावाल इसके ईंटों के मकान मिले थे। इनमें से कई स्थलों पर गुरु एवं मृदंड एवं मिले भी थे। प्राचीन भारत में इनके प्रारंभिक और ऐतिहासिक स्थलों पर ऐसे मृदंड मिले इसलिए पंजाब हरियाणा और राजस्थान के ग्राम संस्कृति में परिवर्तित हड़प्पा परंपरा के से संबंधित और प्रारंभिक भारतीय परंपरा का पुनर्निर्माण करती है। इन प्रवृत्ति में हड़प्पा प्रभाव में अल्प मात्रा दिखाई देता है। यह केंद्र भारतीय सभ्यता के बाद के चरण के केंद्र बिंदु बना। कच्छ और सौराष्ट्र कच्छ सौराष्ट्र नगर के चरण में अंत में रंगापुर और सोमनाथ जैसे स्थानों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नगर चरण के में उनकी हड़प्पा मृदंड एवं परंपराओं के यह अस्तित्व में स्थानीय मृदंड परंपरा थी और यह परंपरा के बाद चरणों में भी बनी रही। रंगापुर जैसे कुछ स्थल के बाद के काल के अधिक समृद्धि हो गए। ऐसे प्रतीत होता है कि वे जिन मृदंडों को उपयोग करते थे उन्हें चमकीले एवं लाल भंड कहा जाता था और यद्यपि लोग दूरदृष्ट क्षेत्रों से आयोजित औजार एवं सिंधु कालीन वाटका और लिपि का उपयोग बंद कर दिया। अब क्षेत्र में स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर से बने औजार का काम वे ले रहे थे। कहता है विकसित हड़प्पा के चरण में गुजरात में 13 बस्तियां थी। परिवर्तन हड़प्पा चरणों में जिसकी काल लगभग 2100 बीसी की है। बस्तियों की जनसंख्या 200 या उससे अधिक तक पहुंच गई। बस्तियों की संख्या बस्तियों की संख्या में यह जनसंख्या की वृद्धि की घोतक है। केवल जैविक कारणों से ही नहीं बल्कि पूर्व आधुनिक एवं सामाजिक जनसंख्या के कुछ पीढ़ियों में इतनी अधिक नहीं बढ़ सकती थी कि 13 बस्तियां बनाकर 200 या उससे अधिक हो जाए। इस प्रकार की इस बात पर निश्चित संभावना है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोग अन्य क्षेत्रों से आए होंगे। प्रावर्तिक हड़प्पा बस्तियों में महाराष्ट्र में भी बताई गई जहाँ लोग इनकी संस्कृतियों को उभरने वाले कृषि समुदाय की बस्तियों का विलीन हो गई। कहता है नगरों एवं संपत्तियों की यह अर्थ नहीं है कि हड़प्पा की परंपरा एवं उसके प्रकार तो नगरों की जो है समाप्ति का यह अर्थ नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। हमारी चर्चा से स्पष्ट है कि पुरातात्विक की दृष्टि से हड़प्पा के समुदाय आसपास के कृषि समुदाय विलीन हो गए और यद्यपि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के केंद्रीय निर्णय कार्य से समाप्त हो गए था। जो हड़प्पा समुदाय नगरों के चरण के बाद भी बने रहे और उन्हें अवश्य ही पुरानी परंपराओं को बनाए रखा होगा। इस बात का संभावना है कि हड़प्पा के किसान अपनी पूजा के रूप में बनाए रखा होगा और हड़प्पा नगर के केंद्र में पुरोहित अत्यंत संगठित शिक्षित और परंपरा के अंग थे। कहता है साक्षरता समाप्त हो गई तब भी सीमांचल संभावना है कि उन्हें अपनी धार्मिक
प्रथाएं बनाए रखी होगी। बाद में इस प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के प्रभावी समुदाय ने अपनी अपनी आप को आर्य कहा होगा। संभवतः हड़प्पा निवासियों को पुरोहित समूह आर्यों के शासक समूह के साथ साथ घुल मिल गए होंगे। इस प्रकार हड़प्पा कालीन धार्मिक परंपरा का ऐतिहासिक भारत में प्रसार हुआ और लोगों को सामुदायिक दस्तकारी परंपराओं को भी बनाए रखी, जो कि मृदभंड और औजार का निर्माण परंपरा की दृष्टि से स्पष्ट होता है कि इस बार फिर जब शिक्षित नागरिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शन भारत के उदय हुआ तो उसने लोक एवं संस्कृति के मूल्य तत्वों को समाविष्ट कर दिया। इससे हड़प्पा परंपरा का प्रसार का कारगर माध्यम मिला। हड़प्पा सभ्यता से क्या बचा? पशुपति, शिव की मूर्ति, देवी और उपासना लिंग की पूजा हम तक संभावना हड़प्पा परंपरा से पहुंची है। कहता है इसी प्रकार पवित्र स्थान, नदियां और वृक्षों की पशुप्रता से स्पष्ट है कि भारत के बाल साक्ष्य एवं महत्वपूर्ण यह वैदिक धर्मों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य एवं बने गए हैं। क्या आर्य ने यह प्रथाएं हड़प्पा से पुरोहित वर्ग की सीखी थी? इस प्रकार प्रकरण के लिए अधिक आवश्यक है ऐसे होने की संभावना है। मकान के नक्शे, जल आपूर्ति व्यवस्था, स्नान घर, ध्यान ने घरेलू जीवन के पहलू एवं अन्य वस्तुओं के बारे में के बाद कालों के जारी रहे और भारत की परंपरा के तौल और मुद्रा की प्रणाली कई रूप में 16 अनुपात की आधारित है। हड़प्पा सभ्यता में विद्वान थी और उन्हें इसे ले गई थी कि अतीत होती हुई आधुनिक भारतीय में कुम्हार की चाल बताते हुए प्राविधिक हड़प्पा निवासियों द्वारा अपनाई गई गतिविधियों का सम्मान ही उसे आधुनिक भारत का इस्तेमाल बनाने की जाने वाली बैलगाड़ियों और नावों की हड़प्पा नगरों से विद्वान थी। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के तत्व और प्रवर्तक ऐतिहासिक परंपरा में जीवित रहे।